हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। लक्ष्य वर्तिका सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज लक्ष्य वर्तिका सीरीज की 12th क्लास है, जिसमें हम 14 दिसंबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का पेपर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम लक्ष्य वर्तिका सीरीज की 12th क्लास करेंगे, जिसमें हम 14 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे, जिसमें सिर्फ मैथ्स के जो 15 क्वेश्चन थे वो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो, पहला ही हमारा 2D से क्वेश्चन है। एक वर्ताकार रास्ते की आंतरिक परिधि 14.8 मीटर है और रास्ते की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। सॉरी, मीटर में दे रखा है ना, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। 6 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उस रास्ते को समतल करने की लागत कितनी होगी? यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, जो एक मान लो एक वर्त है ना, ये वाला वर्त है ना, ये एक वर्त दे रखा है। इसके बाहर से एक ये रास्ता बना हुआ है, यहाँ से ये वाला, ये R1 है और ये बड़ी जो लिखेंगे ये है R2, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि आंतरिक परिधि दे रखी है, यानी कि ये वाली परिधि हमें दे रखी है, जो अंदर की तरफ से बनी हुई है ये परिधि। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्त की परिधि होती क्या है। तो वर्त की परिधि होती है हमारी 2πr। ठीक है, जो हमें क्या दे रखी है 1408 मीटर। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो पाई की जगह हम 22/7 लेते हैं, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना है हमारा 1408। ठीक है, अब देखो 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, 0 और 4। 22 से काट देंगे, 22 तिया 66, 22 दूनी 44। ठीक है, अब r की वैल्यू क्या आ गई 32 गुणा 7, 7 दूनी 14, 1 7 तिया 21 1 22, 224 मीटर आ गई हमारी अंदर वाली r। ठीक है, ये वाली आंतरिक, ये वाली आंतरिक आ गई हमारी। ठीक, अब आगे क्या दे दिया कि जो रास्ते की जो चौड़ाई है ना, रास्ते की चौड़ाई वो 7 मीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो 7 मीटर है। ठीक है, तो हमारी R2 क्या हो जाएगी, R2 R1 प्लस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो R1 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, क्या आई हमारी 224 प्लस 7, तो बाहरी रास्ते की त्रिज्या क्या आ गई हमारी 231। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब देखो 6 रुपए प्रति मीटर की दर से उस रास्ते को समतल करने की लागत कितनी होगी? तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है वो चीज़ देखो। यहाँ पे देखो, ये वाले का पूरे का क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पूरे रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। जब रास्ते को समतल करना है तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, है ना। तो पहले तो क्या करेंगे, बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो अंतर ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखो, पहले तो करेंगे बड़े वर्त की, तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr2 का स्क्वायर माइनस πr1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो R2 माइनस R1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब R2 हमारे पास क्या है 231, R1 हमारे पास क्या है 224। तो कर लेंगे, पाई की जगह क्या लेंगे 22/7, अंदर 231 का स्क्वायर माइनस 224 का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जो ये जो लास्ट का क्षेत्रफल आएगा, ये वाला जो क्षेत्रफल आएगा, उसको अगर 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे लागत निकालनी है। तो अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे, इसकी सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 22/7, देखो गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो 255 गुणा 7, है ना, और गुणा 6 भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें टोटल वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, 6 रुपये प्रति स्क्वायर हमारा खर्च आ रहा है, तो ये वाला टोटल तो आ गया हमारा क्षेत्रफल, और सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 455। ठीक है, 231 प्लस 224 455, और 231 में से 224 घटाएंगे तो 7 गुणा 6, 7 से हमारा यहाँ पे 7 कट गया। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो 455 गुणा 132, 22 छिक्के
32। अब इसकी गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लो, है ना। 455 गुणा 132, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 11, 1 2 चौके 8 और 1 9, गुणा 3 पंजे 15, 1 16, 3 चौके 12 और 1 13, 1 455। ठीक है, तो इसको पूरे को सोल्व किया तो 6 9 5 10 सॉरी 6 5 11 और 9 20, 2 8 और 2 10, 1 6 आ जाएगा 660। ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर आ गया 60,060, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा आ गया, थर्ड ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ए की आय बी की आय से 80% अधिक है। ए और बी दे रखा है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 80% अधिक, बी की आय से यानी कि बी को मान लेते हैं 100, तो ए की क्या होगी 180, है ना। अब आगे देखो क्या दिया है, यदि ए की आय 20% घटाई जाती है, तो ए की आय 20% घटाएंगे तो ए का क्या हो जाएगा 80%, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, है ना। 8 8 64, 6 8 कम 8 और 6 14, तो ए की आय होगी 144 और बी की आय 60% बढ़ाई जाती है, तो बी की भी सीधा 100 में से 60% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी 160। अब देखो क्या कौन सा कथन सत्य है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, ए की आय बी से कितनी कम है, 16 कम हो गई है ना, 16 160 का गुणा 100, 1 जीरो से कट गया 1 जीरो, 16 से कट गया 16। एक तो होता है ये कि ए की आय बी से 10% कम है, लेकिन यहाँ पे ए से कंपैरिजन एक भी नहीं दे रखा, ये दे रखा कि ए की आय बी से 11 से ही 1/9 कम है, तो ये नहीं होगा, है ना। तो ये वाला भी गलत हो गया। ए की आय बी के बराबर है, ये वाला भी गलत हो गया क्योंकि बराबर नहीं है। बी की आय ए से 16% अधिक है, नहीं। ए से कंपेयर करेंगे तो बटा 144 करेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा ऐसे नहीं कर सकते कि 16% अधिक है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सारे करके देखने की जरूरत नहीं है। अब हमने ये वाला करके देख लिया, ये तो 10% आ रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन भी सही नहीं हुआ, ये पहले ही हट गया, ये भी हट गया। 16% सीधा नहीं लिख सकते कि 144 160 है, 16 लिख देंगे, नहीं। ए से कंपेयर किया तो ऐसे लिख देंगे 16/144 गुणा 100, ये वाला बनेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु का बाजार मूल्य 640 रुपए है। जब एक व्यापारी इस वस्तु को इसके बाद बाजार मूल्य पर 40% की छूट देते हुए बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। एक चीज देखो, यहाँ पे 640 किसी वस्तु का मूल्य था, उस पे छूट दे दी 40% की, तो कितने में बेचा, 60/100 में। और ये जो मूल्य आएगा ये कितने परसेंट के बराबर है, क्रय मूल्य के 120% के बराबर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो 100 में जुड़ता है, यानी कि ये जो टोटल मूल्य आएगा 120% के बराबर है। और निकालना कितना है, 100 के बराबर हमें निकालना है। 100 से हमारा 100 कट गया, 60 से 2 पे कट गया और 2 से हमारा कट गया 320 पे, तो हमारा कितना मूल्य आ गया 320 रुपये, जो हमारे है फर्स्ट ऑप्शन में। किसी दुकानदार ने एक वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 86.40 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे के % का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य 720 रुपये है, तो के का मान कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या, यहाँ पे देखो पहले 720 का 13% निकाल लें, जो रुपए आए उसमें 86.40 को ऐड करें, जो टोटल हमारी वैल्यू आ जाएगी कि हमें टोटल कितने ज़्यादा रुपए में बेचना है। तो जितने ज़्यादा रुपए में बेचना है उसको 740 का परसेंटेज निकाल लेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगी। उसके अलावा हम क्या करेंगे, ये तो हो गया बेसिक तरीका। हम छोटे तरीके से कैसे करेंगे, देखो 13% का लाभ तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, उसके अलावा जो लाभ होगा वो किन रुपयों के कारण होगा, इन रुपयों के कारण। तो पहले यही देख लेते हैं कि ये वाले रुपये 720 का कितना % है, तो ये निकाल लेंगे पहले। 86.4 रुपये 720 का कितना % है ना, तो गुणा 100 करते हैं तो बटे में 10 आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट गया। देखो 8 से काटेंगे 8 निम्मे 72, 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 0 8 8 64, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो कितना आ गया 12% आ गया हमारा।
है ना। अब 13% लाभ पहले से हो रहा था और 12% लाभ ही इसकी वजह से होगा, तो टोटल लाभ कितना हो गया 25% का। ठीक है, तो यहाँ से हमारा के की वैल्यू कितनी आ गई 25% की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10,240 रुपये की राशि 3 वर्ष में 14,848 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज हर 5 महीने में चक्रवृद्धि किया जाता है तो वही समान दर से 1/4 वर्ष में x हो जाती है। तो x का मान कितना होगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिया है हमें 10,240 रुपये, मूलधन हमें दे दिया 10,240। तो क्या करना है हमें दर निकालनी, क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की वही दर रखनी है। तो यहाँ पे देखो ब्याज कितना आ जाएगा, ये दे रखा है मिश्र धन, ये दे रखा है ब्याज, तो ब्याज कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा निकाल लेंगे 14,848 माइनस 10,240, तो कितना आ जाएगा 8,064। इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 3 वर्ष का, हमें सिर्फ 1 साल का चाहिए, तो 1 साल का चाहिए तो 1500 कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 1536 रुपये आ गया हमारा 1 साल का ब्याज, तो 1536। ठीक है, ये आ गया हमारा 1 साल का ब्याज। अब हमें सिर्फ दर निकालनी है, तो दर निकालेंगे तो कितना ब्याज 1536 कितने का 10,240 का गुणा 100। ठीक है, 0 से हमारा कट गया 0। ठीक, 2 से काटेंगे 5 पे कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5, 1, 2, 512 पे कट जाएगा, ये इससे काटेंगे तो 3 पे कट जाएगा। तो हमारी यहाँ से दर कितनी आ गई 15%। अब आगे देखो क्या निकालना है, यहाँ से हमारी दर तो आ गई 15%। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, यदि ब्याज को हर 5 महीने में चक्रवृद्धि किया जाता है, यहाँ पे न तो अर्धवार्षिक दिया, न त्रैमासिक दिया और न ही फोर्थ मासिक दिया, है ना, कुछ नहीं दिया। यहाँ पे क्या दे दिया 5 महीने में, तो लेकिन टोटल समय यहाँ पे हमें कितने दे दिए 15 महीने। 1 सही 1/4, तो 1/4 को 12 से गुणा करेंगे तो क्या आते हैं 3 महीने, और 1 साल में 12 महीने, तो टोटल समय हमें यहाँ पे कितने दे दिए 15 महीने। और हर 5 महीने में हमारा होगा हिसाब, तो जब हर 5 महीने में हिसाब होगा तो हमारी जो समय है वो कितनी बार काउंट होगा, समय कितनी बार हो जाएगा 3 बार। ठीक है, समय देखो हमने समय तो निकाल लिया यहाँ पे कि कितनी बार कैलकुलेट होगा, समय हमारा 3 बार कैलकुलेट होगा। अब हमें निकालनी है दर। देखो दर यहाँ पे सीधा 15% नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हिसाब कितनी बार होना है 5 महीने में हिसाब होना है, तो 5 महीने में हिसाब होना है। तो यहाँ पे देखो 15% दर हमारी 12 महीने की है, तो 12 महीने की दर है हमारी 15%, है ना। या तो 5 महीने की दर निकाल लेंगे, है ना, 5 महीने की दर 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 25/4। ठीक है, तो 5 महीने की दर हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी 6.25। ठीक है, ये वाली दर आ गई हमारी हर 5 महीने की दर। ठीक है, 3 बार हिसाब होना है, लेकिन किस हिसाब से 6.25 के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे करेंगे तो हमारा पॉइंटों में रहेगा, तो 6.25 को हम पहले भिन्न में बदल लेते हैं, तो भिन्न में बदलेंगे तो बटा 100 और पॉइंट हटाएंगे तो बटे 2 जीरो और आ जाएंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/16। ठीक है, यानी कि 16 पे ब्याज हमें कितना मिलेगा 1। ठीक है, अब देख लो 3 बार हिसाब होना है, तो कोड हमारा क्या है 331। अब क्या करना है 10,240 का 1/16 निकालेंगे, आगे जो आएगा उसका फिर से 1/16, जो आगे आएगा उसका फिर से 1/16। ठीक है, तो 10,240 का 1/16 निकाल लेते हैं, है ना, तो इसको 16 से भाग कर देंगे 16। ठीक, 4 से काटे 16 से भाग करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 6 पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा और 0, 640 रुपये। ठीक है, 640, तो पहले तो आ गया हमारा ब्याज 640। नेक्स्ट 640 का फिर 1/16, तो 16 चौके 64 कितना आ जाएगा 40। फिर 40 का निकालेंगे फिर से 1/16, तो 40 का 1/16 और निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 10/4, यानी कि 2.5, है ना, तो 2.5 हमारा हो जाएगा। यहाँ से गुणा कर लेंगे। नेक्स्ट तो हमारा क्या बचा है, सिर्फ गुणा करना बचा है, तो गुणा कर लेंगे 3 से 0, 3 चौके 12, 1 3 छके 18, 1 19, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 2.5, तीनों को ऐड करेंगे और 10,240 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 10,240 में क्या करना है हमें 1920, 120 और 2.5 को ऐड करना है, तो 0.0240,
2042.5 को हम जब 10,240 में ऐड करेंगे, करके ही देख लेते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कहाँ पे, यहाँ पे कर लेते हैं 10,240.20 42.5, ठीक है, 5282221, तो कितना आ गया हमारा यहाँ से 12,282.5, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड ऑप्शन सही हो गया। सवाल में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ ये वाला था जो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि 5 महीने में दर कैसे निकलेगी। तो हम सीधा कैसे निकालेंगे कि 1 साल की दर है हमारी 15%, तो 5 महीने की दर क्या होगी, ठीक है। और हिसाब किताब किस तरीके से होगा, हर 5 महीने में होगा, हमारे पास समय है 15 महीने, तो कितनी बार कैलकुलेट होगा समय, 3 बार कैलकुलेट होगा। तो 3 का हमें कोड वर्ड आता है 3 3 1, जो हमने अपनी क्लासों में बहुत किया है, ठीक है। तो आगे 3 3 1 का लिख लिया। अब परसेंटेज को हमने भिन्न में बदल लिया, फ्रैक्शन मेथड से हमने ये सवाल को कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। यहाँ पे देखो रीना का खर्च, आय, व्यय और बचत, ये 3 चीजें होती हैं हमारे पास, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पे, रीना का जो खर्च है उसकी बचत से 300% अधिक है, यानी कि अगर वो बचत 100 रुपये करती है तो उसका जो खर्च है 300% अधिक है, तो वह कितना कर रही है, 400। यहाँ पे अगर 300% होता तो उसका खर्च होता 300, लेकिन यहाँ पे क्या है 300% अधिक है। अधिक है मतलब उसका वो कितना खर्च कर रही है, 400 रुपये वो खर्च कर रही है, तो उसकी आय यहाँ से कितनी होगी हमारी, 500 रुपये, ठीक है। अब यदि उसकी आय से 30% की वृद्धि होती है, अब आय में 30% की वृद्धि हुई है, यानी कि 500 में 30% की वृद्धि, तो ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 पंजे 65, तो आय होगी अब उसकी 650 रुपये। और बचत में भी 20% की वृद्धि हुई है, तो बचत होगी 120, बचत 120, आय 650, तो वह खर्च कितना कर रही है, 650 माइनस 120, कितने खर्च कर रही है, 530 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे उसका खर्च कितना हो गया, 530 रुपये। अब देखो तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे देखो उसके खर्च में कितनी वृद्धि हुई है, 130 रुपये की, किस पे, 400 पे, तो गुणा 100, 2 जीरो से कट गई हमारी 2 जीरो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8.5, 32.5% की वृद्धि हुई है उसके खर्च में, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। भरने वाले पाइप हैं और सी खाली करने वाला पाइप है। ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेला उस टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पे देखो ए भी भरने वाला है 20 में, बी भरने वाला है 30 में, लेकिन सी खाली करने वाला है 10 में, तो इस पे लगा लेंगे माइनस का निशान, जो खाली करने वाला हो उस पे हमेशा माइनस का निशान रखेंगे, ठीक है। तो टंकी की कैपेसिटी निकाल लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 60, तो ये इसकी कैपेसिटी भरने की 3, इसकी कैपेसिटी खाली भरने की 2, इसकी खाली करने की कितनी है 6, ठीक है। अब आगे देखो क्या दिया है, पाइप ए और बी को एक साथ 3.5 घंटे तक खोल दिया जाता है, तो देखो 3.5 घंटे तक ये किस कैपेसिटी से काम करेंगे, 5 की कैपेसिटी से काम करेंगे, है ना। तो 5 गुणा कितनी देर तक खोला है, 3.5 घंटे, यानी कि 7/2 तक, है ना। और उसके बाद बंद कर दिया जाता है, तो इन दोनों ने काम कितने घंटे किया है, सिर्फ 3.5 घंटे काम किया है, किस कैपेसिटी से, 5 की कैपेसिटी से। तो इन लोगों ने पानी कितना भर दिया, इतना पानी भर दिया। और उसके बाद यदि पाइप सी को खोला जाता है तो सी की कैपेसिटी कितनी है, 6 की कैपेसिटी है, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो इसको 6 से भाग कर देंगे, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, 5 सत्ते 35/12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, सही। यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, 11/12, ठीक है। 2 तो घंटे लगेंगे ही लगेंगे, उसके अलावा मिनट कितने लगेंगे, 11/12 गुणा 60, 12 पंजे 60, तो कितनी मिनट और लगेंगी, 55 मिनट, तो 2 घंटे 55 मिनट लगेंगे सी को उसको खाली करने में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 43, 38, 11 और 10 में से प्रत्येक में x घटाने पर प्राप्त संख्याएं एक निश्चित अनुपात में होंगी। देखो यहाँ पे अभी हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल ही रहा है और उसी से ये सवाल है। ऐसे क्वेश्चन हमने करे हैं कि प्रत्येक में से कुछ घटाने पर, यहाँ पे क्या है, प्रत्येक में से x घटाने पर जो
संख्याएं होंगी वो निश्चित अनुपात में होंगी, यानी कि 43:38 है ना, समानुपात 11:10। लेकिन इनमें से क्या है, सब में से हमने x को घटाना है, इसमें से भी x को घटाना है, इसमें से भी x को और इसमें से भी x को, और x की ही वैल्यू हमें पहले चाहिए। तो यहाँ पे देखो इन दोनों की गुणा है ना, सॉरी इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा हमेशा बराबर होती है ना, हमने ये किया है पहले। तो 43 माइनस एक्स गुणा 16 माइनस एक्स बराबर है 38 माइनस एक्स गुणा, यहाँ पे ये आएगा 10, ठीक है, यहाँ पे 11 माइनस एक्स, ठीक है, ये हमारा आएगा इक्वल, क्योंकि यहाँ पे देखो इन दो जो बीच की दो संख्याएं होती हैं उनकी गुणा और बाह्य पदों की गुणा बराबर होती है, तभी वो समानुपात में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो निकाल लेंगे इसका, 430 माइनस 43 एक्स माइनस 10 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस साइड क्या हो जाएगा, 11 8 88, 8 11 33 और 8 41, 418 माइनस 11 एक्स माइनस 38 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो इस साइड भी प्लस एक्स स्क्वायर है, इस साइड भी प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये आपस में कट जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो 430, इसको इधर लाके घटा देंगे तो 418, इन दोनों का जोड़ कितना 53x और इन दोनों का जोड़ कितना 49x, तो इधर लेके इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4x। तो x की वैल्यू 30 माइनस 418 12 बराबर है 4x, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई 3 आ गई। अब 3 को हम इनमें रख देंगे, है ना, तो क्या बोला है 5x प्लस 1, तो 5x प्लस 1 16 और इसका क्या आ जाएगा 21 प्लस 4 25। इसका क्या पूछा हमसे, मध्य अनुपात पूछा है, तो मध्य अनुपात क्या होता है, इसका स्क्वायर बराबर है इन दोनों की गुणा, तो इसका स्क्वायर देखो, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 4, इसका करेंगे 5, है ना, और इसकी ये वो हमारा हो जाएगा, तो इन दोनों की जो बीच की बी संख्या क्या आ जाएगी हमारी 20, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। स्थिर जल में नाव की चाल और प्रवाह की चाल 36:5 है। यहाँ पे देखो जल नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात हमें दे दिया। नाव प्रवाह की दिशा में 5 सही 1/6 घंटे तक चलती है। अब देखो धारा की चाल, अब प्रवाह की चाल में कोई नाव चल रही है तो उसकी चाल क्या होती है, हमेशा जुड़ जाएगी। तो सबसे पहले देखो नाव की चाल और धारा की चाल, है ना, धारा की चाल क्या दे दिया 36:5, तो 36x लगा लेते हैं और 5x लगाते हैं 4, ठीक है। अब देखो धारा की प्रवाह की दिशा में जा रही है इतने घंटे, तो धारा की प्रवाह में जा रही है तो दोनों चाल आपस में जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगी चाल, तो हमारी हो जाएगी 41x और टोटल घंटे कितने दे दिए, हमारी दूरी आ जाएगी, है ना, 6 पंजे 30 और 31/6, है ना। अब देखो फिर वह वापस लौटना शुरू करती है, मान लो वह वापस आना चाहती है, दूरी तो चली गई इतनी, अब वो आएगी किस चाल से, जब धारा की विपरीत दिशा में आएगी, जब वापस आएगी तो अब उसकी चाल कितनी हो जाएगी 31x, है ना। तो अब वो इस चाल से वापस आएगी, तो अब उसको वापस आने में कितना समय लगेगा, 31x कर देंगे, x से हमारा देखो x कट गया, 31 से हमारा 31 कट गया, तो 41/6, 6 36 सही 5/6 घंटे लगेंगे उसको वापस आने में। तो कितना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है जो हम बोर्ड मास के फॉर्मूले से करेंगे, यानी कि जो जहाँ जहाँ पहले ब्रैकेट है उसको सोल्व करते जाएंगे। तो पहले एक ब्रैकेट है यहाँ पे, एक ब्रैकेट हमारा यहाँ पे और एक ब्रैकेट हमारा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं ना, शुरू में तो यही है, तो 2/3, क्योंकि भाग को बाद में सोल्व करेंगे, पहले किसको करते हैं, ऑफ को सोल्व करते हैं ना ब्रैकेट के अंदर भी। तो इसको देखो 3/4 गुणा में 5/6, है ना, 3 से कट जाएगा 2 पे, तो कितना हो जाएगा 2/3, भाग में करेंगे तो 8/5, है ना। तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16/15, तो इसकी वैल्यू आ गई 16/15। अब नेक्स्ट देखो इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो इस वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, 2/3, पहले भाग सोल्व करेंगे तो पलट के गुणा 4/3 गुणा 5/6, है ना, यही होगा हमारा। कहीं पे भी कट रहा है, हाँ कट रहा है, यहाँ पे 3 से कट रहा है, तो 4 पंजे 20/27, तो इसकी आ जाएगी 20/27,
27, है ना। नेक्स्ट देखो, अब करेंगे इस वाले ब्रैकेट को सोल्व। इस वाले ब्रैकेट को करेंगे तो देखो 49/99, क्योंकि दोनों संख्याओं पे बार है। भाग को करेंगे गुणा, पहले भाग ही रख लेते हैं एक बार, है ना, भाग ही रख लेते हैं एक बार। 54 को इसको सोल्व करेंगे तो 54/90। यहाँ पे क्योंकि देखो एक ही संख्या के ऊपर बार है तो सिर्फ एक नो आएगा, जिस पे बार नहीं है उसके नाम की जीरो, माइनस जिस पे बार नहीं है वो वाली संख्या हम घटाते हैं हमेशा। तो देखो 49/99 भाग में 49/90, है ना, ये हो जाएगा। तो अब 49/99 इसको पलट के गुणा करेंगे तो 90/49, 49 से 49 कट गया, 9 से 10 पे कट गया और 9 से 11 पे कट गया, तो इसका क्या आ जाएगा 10/11, है ना, ये आ जाएगा। अब देखो इसको करेंगे फिर से, तो इसको देखो अब गुणा को सोल्व करेंगे तो इसको और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 11/25 गुणा 10/11, ठीक है। 11 से हमारा कट गया 11, 5 से 2 पे, 5 से 5 पे, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 2/5। अब हमारे पास लास्ट में क्या क्या बचा है वो देखो, यहाँ पे देखो 16/15, है ना। यहाँ पे देखो भाग है, भाग को और सोल्व कर लेते हैं, बाद में हमारा सिर्फ प्लस माइनस बचेगा। तो इसको पलट के गुणा करेंगे तो 27/20, है ना, क्योंकि यहाँ पे भाग है तो पलट के गुणा हो जाएगा। तो 5 3 पंजे 15, 3 से 9 पे कट जाएगा, 4 से 4 चौके 16, 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा 36/25। तो एक तो बन गई हमारी इक्वेशन, ये वाली संख्या बच गई हमारे पास, तो 36/25। नेक्स्ट क्या बचा है यहाँ पे 5/6, है ना, ये वाली संख्या बची है 5/6। और यहाँ पे हमारा क्या बचा है, ये वाली पूरी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद 2/5, और ये भी किसका है माइनस का, तो -2/5, ठीक। अब 25, 6 और 5 का लेना है हमें एलसीएम, तो 5 6 30, 30 पंजे 15, तो 150 आ जाएगा हमारा यहाँ से एलसीएम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 25 छिक्के 150, 6 से 6 6 36, 3 6 3 18 और 3 21, 216, माइनस 6 से 6 दूनी 12, कितने पे जाएगा 6 दूनी 25 पे, है ना, 25 पंजे 125, माइनस 5 से काटेंगे तो कितने पे 30 पे, -60। अब कितना बचा हमारा 216, 216 में से अब हमें 125 और -60, 185 हमें घटाना है, तो 185 घटा देंगे 1 3, और बस इतना ही बचेगा, 31 बच गया हमारा यहाँ से। तो 31/150 ये आ गया हमारा यहाँ से आंसर। कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्षों में, यहाँ पे देखो साधारण ब्याज है ना, 3.5 वर्षों में 10,257 और 5 वर्षों में 11,230 हो जाती है। 8400 रुपये की राशि पर उसी ब्याज दर से 4.2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, दर निकालनी है। तो अब यहाँ पे देखो 3.5 7/2 वर्ष में कितना ब्याज, मिश्र धन यहाँ पे क्या है हो जाती है, हो जाती का मतलब है मिश्र धन, तो कितने रुपए हैं 257, ठीक है। 5 वर्ष में कितने 11,310, ठीक। अब देखो क्या है, इन दोनों का अंतर कितना 1.5 साल का, है ना, 3/2 वर्ष का। 3/2 वर्ष के बदले ब्याज कितना है, अब निकाल लेंगे हम। 3/2 वर्ष का निकालेंगे तो इसमें से ये 10,257 इसमें से घटा देंगे तो 3 5 0 और 1 1,053 रुपये मिल रहे हैं हमें 1.5 साल में। तो 1.5 साल में देखो, अब देखो यहाँ पे दर हमारी क्या होती है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर है हमारा ब्याज होता है। तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन जो भी करेंगे, है ना, तो 1,053 हमें कितने में मिल रहे हैं 3/2 साल में, है ना, 3/2 साल में। तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो बटा 3 गुणा 2, ठीक है, 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, और 2 से 2 2 पंजे 10, 1 2 6 और 1 7, 702 रुपये मिलेंगे हमें 1 साल में। अब निकाल लेंगे दर हमारी 702 बटा, सबसे पहले काम क्या करेंगे, हमें मूलधन भी निकालना है, तो मूलधन निकालेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा ये तो आ गया 1 साल का ब्याज। अब हमें मूलधन भी तो चाहिए, ये तो आ गया ब्याज 1 साल का। अब मूलधन कैसे निकालेंगे,
कोण से भी एक मिश्र धन से हम मूलधन निकाल लेंगे। अब देखो 5 वर्ष वाला निकाल लेते हैं, इजी रहेगा, है ना। तो 702 रुपये हमें 1 साल में मिलेंगे, तो 5 साल में कितने मिलेंगे? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी कि 3510 रुपये मिलेंगे हमें 5 साल में। अब 5 साल का मिश्र धन हमें ये दे रखा 11310। अब 11310 में से हम 3510 घटा देंगे, है ना। तो 0 0, 13 में से 5 गया 8 और 10 में से 7 3 गया 8, 7800 रुपये आ गया हमारा यहाँ से मूलधन। 7800 रुपये आ गया हमारा यहाँ से मूलधन। अब तो हमें सिर्फ दर निकालनी है, तो दर निकालेंगे तो 702 बटा 7800 और गुणा 100। 2 जीरो से कट गई हमारी 2 जीरो, 6 एक कम 6, 6 तिया 18, 6 से कटेंगे 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, 6 सत्ते 42, 13 से कट गया 9 पे, तो 9% आ गई हमारी यहाँ से दर। अब देखो 8400 रुपये दे दिए हमें मूलधन, मूलधन दे दिया 8400 रुपये, और ब्याज कितने वर्ष में पूछा है? 4 सही 2 बटा 3, तो 3 चौके 12, 2 14 बटा 3, तो 9 गुणा 14 बटा 3, कितने परसेंट ब्याज मिलेगा हमें? 28 14 तिया 42, 42% ब्याज मिलेगा हमें किस पे? 8400 रुपये पे। यहाँ पे सिर्फ साधारण ब्याज पूछा है, तो क्या करेंगे? 8400 का हम 42% निकाल लेंगे। 8400 का 42% निकाल लो, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, तो 42 से और 84 और 42 की गुणा कर देंगे, है ना। 4 दूनी 8, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से ब्याज? 3528 रुपये। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, मान लीजिए x वह बड़ी संख्या है जिससे जब 988, 1637 और 2345 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। शेषफल का मान कितना है? यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है कि 988, 1637 और 2345 को जब विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या है, यानी कि देखो यहाँ पे HCF निकलेगा, ठीक है, क्योंकि x जब बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी हो यानी कि HCF, तो क्या करते हैं? जब भी समान शेषफल बचे तो इन दोनों के अंतर का और इस वाली संख्या के अंतर का हम निकालते हैं HCF। तो 988 और 1637 और 2345, इन सब का करेंगे पहले अंतर, इसका और इसका अंतर और इसका और इसका अंतर। क्या करना है? अब हमें इनका निकालना है HCF। तो 708 को हम भाग विधि से निकाल लेंगे अपना HCF। 649 से भाग देंगे तो 1 पे चला जाएगा 649, यहाँ पे हमारा बच गया 59, और ये आ जाएगा 649, है ना। और ये किस पे चला जाएगा? 1 59, और ये कितना बच गया? 5 और 9, 1 पे फिर से चला जाएगा। तो देखो ये पूरा पूरा भाग चला गया है, यानी कि इसका HCF क्या है? 59। अब हमसे क्या पूछा है? अगर हमसे x की वैल्यू पूछी होती तो हमारा आंसर आ जाता 59, लेकिन यहाँ पे हमसे HCF नहीं पूछा, x की वैल्यू नहीं पूछी। अब हमसे पूछा है शेषफल, तो क्या करेंगे? किसी भी एक संख्या को 59 से भाग दे देंगे, जो हमारा शेषफल आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बच रहा है, यानी कि हर संख्या को भाग देंगे तो वही शेषफल आएगा। तो किसी भी एक संख्या को हम 59 से भाग दे देंगे। तो 988 को ही मान लो हमने भाग दे दिया, तो 988 को भाग दे के लिए देख लेते हैं 59 से। 1 पे भाग जाएगा तो 59, है ना, 9 बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 3, ठीक है, ये उतार लेंगे 8। अब चला जाएगा 6 पे, 6 निम्मे 54, 5, ठीक है, 6 पंजे 30 और 5 35, तो यहाँ से हमारा शेषफल कितना बच गया? 44। इससे आगे भाग नहीं जाएगा, पॉइंटों में हमें संख्या लानी ही नहीं है, हमें शेषफल ही बचाना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या हो गया? 44, ठीक है। 16 संख्याओं का औसत 68.5 है। देखो 16 संख्याओं का औसत कितना दे दिया? 68.5, ठीक है। यदि दो संख्याएं 54 और 37 को 45 और 73 से प्रतिस्थापित किया जाता है। देखो 54 और 37 का लिखना था, है ना, इसको प्रतिस्थापित किससे कर दिया? 45 और 73 से। किससे कर दिया? किससे कर दिया? 45 प्लस 73 से, है ना। तो इस संख्याओं से जब प्रतिस्थापित करेंगे तो भी कुछ ना कुछ अंतर आएगा। तो सबसे पहले वो अंतर देख लेते हैं ना, ये 91 थी और ये कर दी कितनी? 118, ठीक है, ये 118 कर दी। तो टोटल जोड़ में अंतर कितना आ गया यहाँ पे हमारा? 27 का, ठीक है, 27 का अंतर आया। कितनी संख्याओं में? 16 संख्याओं में। लेकिन हमें सिर्फ 27 का अंतर नहीं चाहिए, आगे क्या दिया है देखो, और उनमें से एक संख्या को हटा दिया जाता है
तो उन संख्याओं का औसत 1.5 घट जाता है। यहाँ पे क्या बोला है कि इनमें से एक संख्या को हटा दिया। यहाँ पे देखो पहले तो मान लो ये ऐड की संख्या 27 को हमने 27 ज़्यादा आ गई संख्या, है ना, 27 ज़्यादा आ गई तो औसत में बढ़ोतरी होती कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं हुई। क्या हुआ, एक संख्या को हटा दिया जिससे सारी संख्याओं में क्या फर्क पड़ गया, 1.5 का फर्क पड़ गया। 1.5 का फर्क कितनी संख्याओं में पड़ेगा, 15 में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जब एक संख्या चली गई, एक बंदे को हटा दिया, देखो एक और संख्या को हटा दिया जाता है। जब 16 में से एक संख्या को हटा दिया तो हमारा यहाँ पे संख्या कितनी बची, 15। तो जब संख्याएं 15 बची तो हमारा टोटल फर्क कितना पड़ गया, टोटल फर्क हमारा यहाँ पे पड़ गया 225, यानी कि 22.5 का फर्क पड़ गया, है ना। अब देखो इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा तो होगी और ये वाली संख्या और घट गई, यानी कि जो जाने वाली संख्या है इसको भी ले गई और इसको भी ले गई, तो टोटल कितने का फर्क पड़ गया जाने वाली संख्या की वजह से, 22.5 का। 5, 9, 4 जो जाने वाली संख्या है वो औसत से कितनी ज़्यादा है, 49.5 ज़्यादा है, जाएगा 68.5 जो कि औसत था, वो अपना औसत तो अपने साथ लेके ही गई है, उसके अलावा ये संख्या और लेके गई है, तो कितनी 49.5 और लेके गई है, ठीक है। 9 दूनी 18, 1 तो 118, तो जाने वाली संख्या की वैल्यू कितनी थी, 118, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। दो पूर्णांक संख्याओं के बीच 1495 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 8 और शेषफल 25 बचता है। दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। यहाँ पे देखो a माइनस बी कितना दे दिया, 1495। अब क्या बोला है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 8, यानी कि a बटा b, जब a को b से भाग दिया जाता है तो यानी कि a बराबर है 8b प्लस 25। ये वाली संख्या सही है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो a को जब b से विभाजित किया तो 8 भागफल आया, यानी कि a 8 गुणी है और उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल भी बच रहा है, कितना 25 शेषफल भी बच रहा है ना। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8b प्लस 25, तो b की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें a रख देंगे, तो 8b प्लस 25 माइनस b बराबर है कितना, 1495। ठीक है, जो हमारा सवाल में दे रखा है वो सिर्फ सिंपल सा लिखना है हमें। ठीक, अब देखो यहाँ पे 7b प्लस 25 बराबर है कितना, 1495। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 25 इधर आके घट जाएगा तो 7b बराबर है कितना, 1470। अब b बराबर है 1470 बटा 7, तो कितना आ जाएगा, 210। तो b की वैल्यू आ गई हमारी 210। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 210 गुणा 8, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680 माइनस 25 प्लस 25। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1705। अब क्या निकालना है हमें, दोनों संख्याओं का योगफल, तो 210 इसमें और ऐड कर देंगे, तो 5 1 9 1 1915 आ गया हमारा दोनों संख्याओं का योगफल, जो हमारा कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। क्वेश्चन यहाँ पे देखो ये हमारे दे दिया 3D का क्वेश्चन। देखो 32 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर के आयामों वाली धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर, यानी कि यहाँ पे घनाभ की तीनों भुजाएं दे दी, एल बी दे दिया, बी बी दे दिया और एच बी दे दिया। तो सबसे पहले घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, क्योंकि चीज को पिघलाया है यानी कि उसका आयतन निकालेंगे, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 32 गुणा 36 गुणा 44। ठीक है, अब आगे देखो क्या बनाया है, ठोस गेंदें, गेंद का आकार हमारा होता है गोलाकार, यानी कि गोले बनाए गए हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमें दे दिया 12 सेंटीमीटर, तो 12 का क्यूब, तो 12 गुणा 12 गुणा 12। और कितनी गेंदें बनाई गई, तो उसको ले लेते हैं हम x, है ना, यही पूछा हमसे कि कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं, गेंदों की संख्या बताओ। तो अब यहाँ पे देखो 11 चौके 44, 11 दूनी 22, 4 से हमारा ये 4 कट गया। ठीक है,
अब देखो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 3, ठीक है। तो 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, है ना। अब 4 से काट देंगे, 4 अट्ठे 32, 2 से काट देंगे, कट जाएगा 4 पे, 4 से काटेंगे 3 पे, है ना। अब 3 से हमारा 3 कट गया, तो अब क्या बचा, x बटा 7, और इधर 1 बराबर है x बटा 7, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7। यही हमें निकालना था कि कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ से हमारा कितनी वैल्यू आ गई, 7 गेंदें बनाई जा सकती हैं। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली सारी क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।